ये कहानी है एक छोटे से जंगल से घिरे गांव की, जहाँ हर शाम सूरज ढलने के बाद सन्नाटा छाने लगता था, क्योंकि सारा गांव और सारे गांव के लोग सिर्फ एक नाम था जिसे जिसे सुनते ही वो कांपने लग जाते थे, और वो नाम था शापित मंदिर। कहा जाता है कि कई साल पहले वहाँ पर एक ऐसा आदमी रहता था, एक्चुअली एक तांत्रिक रहता था, जो कि बहुत ज़्यादा निर्दयी था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश था और खुद को बचाने के लिए अत्यंत चीज़ें करता रहता था। मतलब कि कोई भी लिमिट नहीं होती थी उन चीज़ों की, और वो हमेशा अमर रहना चाहता था। उसको सबसे बड़ा डर यही था कि एक तो वो इतना शक्तिशाली है कि कोई उसे मार नहीं सकता। बस एक दो चीज़ें थी जो उसे मार सकती थी, जिनमें से एक थी एज, और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तो उसे ये लगता था कि आज नहीं तो कल वो एज के चलते मर जाएगा, और इसी के लिए वो खुद को बचाने के लिए एक ऐसी कुछ क्रियाएं करता है जिससे वो खुद को ब्रह्म राक्षस बना लेता है। उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, लेकिन आत्मा को बंधन में नहीं बांध पाया। तभी से लेकर आज तक वो राक्षस हर एक इंसान के पीछा करता है। ठीक है, अब कहा जाता है कि उसकी बॉडी तो चले गई थी, लेकिन आज भी वो लोगों का शिकार करना चाहता है, उनकी बॉडी में आना चाहता है, क्योंकि उसकी बॉडी खुद की नहीं रही थी। और जहाँ पर उसने ये सारी क्रियाएं करी थी वो एक मंदिर के जस्ट पीछे करी थी। तो उस मंदिर के आसपास कोई भी जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि कोई तो उन पर पोजेशन पाने की कोशिश कर रहा है, कोई उनके शरीर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और तभी से इस पूरे मंदिर को एक शापित मंदिर के नाम से जाना जाता था। मतलब कि आज तक कोई भी इस मंदिर के आसपास नहीं जाता, गाँव वाले तो बिल्कुल ही नहीं जाते। कोई दूर से आया हो, भूला भटका अगर चले जाए तो भी गाँव वालों को अगर पता चलता है तो उसे काफ़ी सुनाते हैं, उसे बताते हैं कुछ भी हो जाए उस मंदिर के पास मत जाना। अब यहाँ पर स्टोरी जो है वो है धीरज और अनाया की। दोनों भाई बहन हैं और दोनों इस गांव से, मतलब इस गांव में कभी आए ही नहीं थे। ये दोनों यहाँ पर आते हैं क्योंकि इनका कोई तो दोस्त था, उसने इन्हें ये पूरी कहानी बताई थी और उसके चलते ये लोग इस गांव में आ गए थे। अच्छा, धीरज का जो दोस्त था, तो उसके जो घर वाले थे उनकी धीरज अनाया से कई बार बातचीत होती रहती थी। होता है ना कि जैसे मेरा कोई दोस्त है, मेरे मॉम डैड की भी उससे कभी बात हुई है, और धीरज अनाया के कॉलेज का ही था वो, तो मतलब काइंड ऑफ हॉस्टल में रहता था। तो धीरज अनाया उसके काफ़ी मदद करते रहते थे, क्योंकि धीरज अनाया दिल्ली के हैं। वो जो इनका दोस्त था वो दिल्ली में नया नया आया था। धीरज अनाया ने उसको काफ़ी वहाँ पर चीज़ें दिखाई, काफ़ी वहाँ पर ऐसे वेलकम करा जैसे कि वो घर से दूर ही नहीं है। तो उस दोस्त की जो मॉम थे, डैड थे, सब धीरज अनाया से बड़े थैंकफुल थे उनके लिए कि आपने हमारे बच्चे को इस कदर रखा कि उसको कभी माँ बाप की कमी ही महसूस नहीं हुई। कभी भी खाना खाना होता तो धीरज उस दोस्त को अपने साथ ले जाता खाना खिलाने। कभी घर का कोई काम है, जैसे कि होता है ना कि बड़ों की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर धीरज के मॉम डैड आ जाते उस दोस्त के लिए। तो ऐसे ऐसे रहता था। तो जो दोस्त के मॉम डैड थे वो भी बोलते थे कि आप आओ हमारे घर, रहो, आराम से एक्सप्लोर करो, बड़ी सुंदर जगह, कभी भी आने का आपको मन करे आप बस आ जाना। और इस बार ऐसा ही होता है। वो जो दोस्त होता है उसके तो कुछ असाइनमेंट्स थे, इस वजह से वो नहीं आ पाया, बट धीरज और अनाया ने सोचा कि एक बार यहाँ पर जाकर देखते हैं कि, और उसका दोस्त अपने गांव की बहुत गुणगान गाता था कि भाई मेरे गांव में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो उनका जाने का मन तो था। और इसके बाद धीरज और अनाया ने प्लान करा कि हम लोग यहाँ जाते हैं, पूरा घूमते हैं। और 3 दिन बाद ये दोस्त भी आने वाला था, इसके कुछ असाइनमेंट रह गए थे तो उसके चलते नहीं आ पाया था, बट 3 दिन बाद ये भी इन्हें ज्वाइन कर लेता, अपने गाँव में आ जाता, और उसके बाद ये फिर साथ में ही घूमते। तो अब स्टोरी शुरू होती है जहाँ धीरज और अनाया इस गाँव में आ चुके हैं। जब ये आए हैं तो इन्होंने बाकी लोगों से भी इस मंदिर के बारे में पूछा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी थोड़ा बहुत इस मंदिर का पता था। जिससे भी पूछते सबका एक ही आंसर होता, उस मंदिर का कभी भी जिक्र मत करना, भूल कर भी वहाँ कभी मत जाना। अच्छा, धीरज का जो दोस्त था उसके एक चाचा थे जो कि ना तो ज़्यादा यंग थे ना ज़्यादा बूढ़े थे, मतलब करीबन 45-40 साल के होंगे वो। ठीक है, तो धीरज और अनाया उनके साथ बैठ जाते हैं। इनका नाम माधव था, ये जो चाचा थे, और माधव से पूछते हैं कि उस मंदिर का आखिर सीन क्या है, मतलब वहाँ पर क्यों कोई नहीं जाता और क्या स्टोरी है वहाँ की। जैसे वो माधव से पूछते हैं, माधव के चेहरे के पूरे रंग उड़ जाते हैं। माधव जो चाचा थे वो बड़े हंस खेलने वाले थे, मतलब हर टाइम जोक मारना, हर टाइम हंसते रहना, हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे मजाक मस्ती करते रहना। लेकिन ये मंदिर के बारे में सुनकर उनका भी 1 मिनट के लिए ऐसा चेहरा बन गया था, एकदम सीरियस टाइप। माधव चाचा उन दोनों को बोलते हैं कि उस मंदिर के पास कभी मत जाना, जो गया या तो पागल होकर लौट आए या फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। पर धीरज के अंदर ये सब सुनकर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, और वो काका को फोर्स किया और बोला कि मुझे सच जानना है। सुपरस्टिशन की वजह से हिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा सच्चाइयाँ होती है जो कि दब जाती है। सब उसको सुपरस्टिशन मानकर कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि वो एक बहुत प्यारी हिस्ट्री होती है, बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। लोगों के डर के चलते हम उन चीज़ों को कभी खोज ही नहीं पाते। अब अनाया जो होती है वो धीरज को थोड़ा समझाने की कोशिश करती है कि यार अगर ऐसा भी होगा तो हमें उससे क्या छोड़ना इन सब बातों को, आराम से यहाँ वहाँ घूमते एक्सप्लोर करते हैं। अब सब मना कर रहे हैं तो रहने देते हैं, क्यों जाना है। बट धीरज ने अनाया की एक ना सुनी, और फिर उसने डिसाइड किया कि वो खुद
उस मंदिर जाएगा और उसका पता लगाएगा। क्योंकि धीरज को ये पता चल चुका था कि ना तो अनाया साथ जाने वाली है, उसका भी मन डोल रहा है क्योंकि इतने लोगों ने इतना सब बोल दिया है, और गांव के लोगों को बताएगा तो भाई वो तो जाने ही नहीं देंगे। तो अब धीरज जाने वाला था अकेले। और फिर अगले दिन सबके सोने के बाद धीरज मंदिर के पास अकेले पहुंच जाता है। मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना था, टूटे हुए पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर। दीवार पर कुछ जगहों पर घास भी उग चुकी थी और जगह जगह पर जले हुए दियों का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे ये निशान कई सदियों से उस मंदिर में गड़े हुए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था, शायद ये भाषा संस्कृत थी, और उस भाषा में लिखा हुआ था, ये द्वार भ्रम से भरा हुआ है, अगर मन स्थिर ना हो तो वापस लौट जाओ। एक बार के लिए धीरज को भी थोड़ा सा डर लगता है और वो ये भी सोचता है कि उसे चला जाना चाहिए, पर न जाने क्या था उस मंदिर के अंदर। धीरज ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर बड़ा अजीब सा था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे गांव के लोग उसके बारे में बताते थे, बहुत क्रीपी सा। वहाँ की वाइब ही बड़ी अजीब सी थी। वहाँ के चारों तरफ ऐसा अजीब सा सन्नाटा था जो कि कहीं ना कहीं आपको चुभ रहा था, आपको खाने की कोशिश कर रहा था। धीरज अब मंदिर के अंदर एंटर कर जाता है। मंदिर के अंदर जाते ही उसे सामने एक त्रिशूल दिखता है जो एक दीवार के सामने था। वो त्रिशूल एकदम जंग से भरा हुआ था। धीरज धीरे धीरे करके पूरा मंदिर एक्सप्लोर करता है। उसे मंदिर में अजीब सी बदबू आ रही थी, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मंदिर काफ़ी टाइम से बंद था और ऐसे बदबू आना वहाँ पर कॉमन सा था। उसे ऐसा भी लगता है कि शायद कोई जानवर होगा जो यहाँ मर गया होगा। तभी धीरज के कानों में एक आवाज़ पड़ती है। वो आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपना गला साफ करता है, ठीक वैसे ही। धीरज को लगा कि कहीं कोई गांव का आदमी तो नहीं आ गया। धीरज अब एक जगह छुप जाता है और वो थोड़ा सा छुप कर आगे पीछे देखने लगता है। वो देखता है कि उसके पीछे साइड एक अजीब सा धुआं सा हो गया था और धीरज को बड़ा अजीब सा भी लगा कि सडनली ये धुआं आया कहाँ से और इतनी रात को ये धुआं हुआ कैसे। अब धीरज ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अचानक से उसके पीछे वाली दीवार में कुछ मार्क्स दिखते हैं जो कि पहले वहाँ बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर कुछ पैरों के मार्क्स बने हुए थे, लेकिन वो बड़े अजीब से थे क्योंकि वो ना अजीब से पैटर्न में बने हुए थे। मतलब एक पैर के मार्क है जो कि सीधा जा रहा है, सीधा पैर है, और दूसरा जो पैर है उसके साथ चलने वाला वो उल्टा है ऐसे, और ऐसे ऐसे करके आगे वो पैरों के मार्क्स बढ़े जा रहे हैं। ये जब धीरज देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। धीरज बहुत कंफ्यूज था कि ऐसे मार्क्स बनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ये मार्क्स तो पहले थे भी नहीं, ये बस उसकी प्रेजेंस में ही बने हुए हैं। मतलब कि जब वो आया था तब उसने ध्यान से देखा था, पूरे मंदिर को उसने ध्यान से देखा था, वो मार्क्स वहाँ नहीं थे। धीरज अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी एक बहुत तेज बुलंद आवाज़ धीरज को सुनाई देती है, जिसे सुनकर धीरज की दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ जाती है। उसका पूरा शरीर उस आवाज़ से सुन पड़ गया था। धुआं बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद जो धीरज ने देखा उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। धीरज ने देखा कि उसे धुएं में एक बॉडी बन रही थी, इतनी विशाल और इतनी बड़ी बॉडी जो कि जिस पर बिलीव करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। धीरज आंख फाड़ फाड़ कर उस बॉडी को देखे जा रहा था और तभी एक अजीब सी चीज़ उसकी बॉडी को पार कर जाती है। धीरज एकदम से बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ धीरज को नहीं याद, बल्कि धीरज ने जो भी चीज़ें बताई उसके बाद जो उसे अनाया ने बताया था धीरज ने आगे वही सब चीज़ें बताई है। अब जब धीरज यहाँ पर मंदिर एक्सप्लोर करने आया था और मैंने बताया कि उसने अनाया को नहीं बताया था, राइट, तो अनाया बड़ी टेंशन में आ जाती है कि आखिर ये धीरज गया तो गया कहाँ। वो सीधा जाती है चाचा के पास और उन्हें सारी चीज़ें बता देती है। चाचा भी थोड़े से मतलब हैरान हो जाते हैं कि यार ये लड़का पूरे गाँव में नहीं है, ऐसा कैसे गायब हो गया। गांव में गायब होना मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है ना, क्योंकि ये शहर तो है नहीं जहाँ लाखों लोग रह रहे हैं, उनके बीच में भीड़ में कहीं और चले गया हो। नहीं, गांव है जो कि एक टाइम के बाद रात को सो जाता है और वहाँ पर ऐसे किसी का भटकना बिल्कुल मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो चाचा का भी दिमाग एकदम दौड़ता है और वो समझ आते हैं कि धीरज अगर कहीं गया है तो वो है उस शापित मंदिर के आसपास। चाचा को गुस्सा भी आ रहा है कि इस लड़के को मैंने मना करा था फिर भी ये चला गया। चाचा अनाया को बोलते हैं कि देखो अगर वो वहाँ गया है ना और अगर उसके साथ कुछ हुआ, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने उसे बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी थी कि वहाँ नहीं जाना। स्टिल अगर उसने वहाँ जाने का चुना है तो अब वो भाई अपना खुद जिम्मेदार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अनाया अभी चाचा को थोड़ा कन्विंस कर ही रही थी कि प्लीज़ चाचा जी आप ही जानते हो यहाँ पे कौन ही होगा जो उसे बचा पाएगा, या धीरज ज़रूरी नहीं है वहीं गया हो, क्या पता हो कहीं और हो, प्लीज़ आप एक बार कोशिश तो करो, दूसरों से पूछो तो सही। अब ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी इनके मेन गेट पर कोई खटखटाता है।
चाचा जी जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर धीरज होता है। धीरज को देखकर वो चाचा जी धीरज पर गुस्सा करने लग जाते हैं, पर धीरज सिर्फ एक नज़र काका पर डालता है और उसकी आंखें इतनी भयानक थी कि चाचा एकदम चुप हो जाते हैं। अनाया आगे बढ़कर उसे कुछ पूछती है, पर धीरज उसकी सारी बातों को इग्नोर करके अपने कमरे में सोने चला जाता है। चाचा शायद समझ चुके थे कि कुछ गलत हो चुका है, पर वो अनाया से कुछ नहीं बोलते। वो अनाया को सोने के लिए भेज देते हैं और ख़ुद भी चले जाते हैं सोने के लिए। अगला दिन होता है। जब सब उठते हैं तो धीरज पहले से ही उठा हुआ था। चाचा सबको नाश्ता देते हैं और धीरज चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। अनाया उसे 2-3 बार बुलाने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, बट धीरज किसी भी चीज़ का कोई आंसर नहीं दे रहा था। धीरज सर झुकाए बैठा हुआ था और तभी सामने पड़े नाश्ते को वो उठाकर फेंक देता है और एक चिल्लाती हुई आवाज़ में बोलता है कि मुझे प्याज और लहसुन किसने दिया। धीरज की आवाज़ बिल्कुल धीरज की आवाज़ जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। धीरज की आंखें भी इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी ज़्यादा गुस्से में थी जैसे कि वो किसी की जान ले लेगा। चाचा तुरंत उसके आगे से वो नाश्ता हटाते हैं, उसे कुछ फ्रूट्स देते हैं। उन फ्रूट्स को खाने के बाद धीरज अपने रूम में वापस चला जाता है। चाचा को थोड़ा शक होने लग जाता है कि धीरज के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये शक बहुत जल्दी दूर हो जाता है क्योंकि धीरज कुछ ऐसा करता है जिससे सिर्फ चाचा नहीं बल्कि पूरा गांव उस घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। धीरज ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लग जाता है और दरअसल ये कोई गाना नहीं बल्कि कुछ मंत्र थे, कुछ ऐसे मंत्र जो कि शायद किसी ने कभी सुने भी ना हो। और ये मंत्र बहुत ज़्यादा ज़ोर से गाए जा रहे थे, मतलब अगल बगल जो रह रहे थे घरों में उन तक भी वो पूरी आवाज़ पहुंच रही थी। वो सब दौड़े दौड़े आते हैं और उस घर के सामने खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो जो मंत्र ट्यून थी, वो जो मंत्र गा रहा था धीरज, वो बहुत प्यारी आवाज़ में गा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरज नहीं कोई बहुत बड़ा सिंगर हो जिसे सिर्फ वो मंत्र के उच्चारण करने के लिए बुलाया गया हो। हर कोई उस मंत्र को सुने जा रहा था, लेकिन इतनी प्यारी आवाज़ में गाने के बाद भी जो भी बाहर खड़े थे सबके चेहरे में एक खौफ था जो कि सबको दिखाई दे रहा था। एक ऐसा खौफ जो कि मतलब जो होता नहीं है कि आपके सामने आपकी मौत खड़ी हो और तब आप कैसे रिएक्ट करोगे, सेम वैसे ही वो गांव वाले रिएक्ट कर रहे थे। और तभी वो जो चाचा होते हैं वो बोलते हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ। धीरज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके शरीर में से अब उसका बस हट चुका है और उसके शरीर में वो आ चुका है जिसे दूर करना अब बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर अनाया रोने लग जाती है। वो काका से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज़ पूरे गांव को समझाएं और उस जो भी उसके अंदर है उसे प्लीज़ हटाएं उसके शरीर से। अब चाचा ने भले ही अनाया को 10 बार बोला हो कि भाई अब उसके साथ जो होगा वो खुद होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता ये वो, पर जब उनके सामने सब हो रहा था तो वो ऐसे आंख नहीं फेर सकते थे। तो वो क्या करते हैं कि वो एक तांत्रिक को जानते थे, वो उस तांत्रिक को बुलाते हैं सीधा गाँव में, सीधा अपने घर में। अब हर कोई उस तांत्रिक के आने का वेट कर रहा था और मीनवाइल जो दूसरी साइड धीरज था वो बार बार उस मंत्र का उच्चारण करे जा रहा था। उसकी आवाज़ में एक अलग ही मधुरता थी। वहाँ बैठे लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये कितने बड़ी तपस्वी होंगे जो इनकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा मधुरता है, जो कोई भी इनकी आवाज़ सुन ले वो शायद वहाँ से उठ भी ना पाए। वो आवाज़ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, उन्हें खींचती थी अपनी तरफ। ये सब चल ही रहा था कि तभी वो जो तांत्रिक थे जिन्हें चाचा जी ने बुलाया था वो गाँव में आ जाते हैं। वो तांत्रिक के आते ही जो धीरज अभी तक गाना गा रहा था, अभी तक मंत्रों के उच्चारण कर रहा था, वो एकदम चुप हो जाता है और अंदर से बहुत गुस्से में गेट खोलकर बाहर आ जाता है। उसका पूरा मुंह गुस्से में लाल था, आंखें जैसे कि खून से भरी हो। वो एकदम गुस्से में उस तांत्रिक को देख रहा था और तभी धीरज बहुत ज़ोर से बोलने लग जाता है, कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो तांत्रिक धीरज को कोई भी जवाब नहीं देता, गांव वालों के पास जाता है, उन्हें कुछ सामान लाने को बोलता है और जो चाचा जी होते हैं और अनाया होती है उन्हें बोलता है कि धीरज को पकड़ के बैठ जाओ। अनाया वैसे ही बहुत डरी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जानती थी कि जिसे वो पकड़ रही है वो धीरज नहीं बल्कि धीरज की बॉडी में कोई पावरफुल आत्मा है, कोई ऐसी आत्मा जो अनाया को हर्ट भी कर सकती है। पर हिम्मत करके वो किसी तरह हाँ बोल देती है। वो तांत्रिक उसे समझाते हैं कि तुम्हें बस अपने मन में कंट्रोल करना होगा, खुद को छुड़ाने के लिए ये तुम्हें बहुत कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, पर कुछ भी हो जाए उसका हाथ मत छोड़ना। अगर तुमने उसका हाथ छोड़ा तो जो अभी हम रिचुअल ट्राई करने वाले हैं, जो भी हम अभी करने वाले हैं, वो सब अधूरा रह जाएगा। ये सुनकर अनाया एक बार के लिए थोड़ा डरती तो है, पर हिम्मत करके सिर्फ हाँ की तरफ गर्दन हिलाती है। वो तांत्रिक पहले एक गोला बनाता है और फिर उस गोले में एक ट्रायंगल बना देता है और फिर उस ट्रायंगल के अंदर एक मंत्र लिखता है जिसके ऊपर बाद में वो धीरज और अनाया और वो जो चाचा जी है उन तीनों को बिठा देता है। अब जो तांत्रिक होते हैं वो वहाँ पर जाप करना शुरू करते हैं। अनाया, जिसे अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उसने नीरज का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था राइट,
लेकिन जैसे वो मंत्र उच्चारण होना शुरू होता है, अनाया को ऐसा लगता है जैसे कि उसके हाथ में किसी ने आग लगा दी, उसके हाथ जलना शुरू हो जाते हैं। उसके फेस में क्लियर दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पेन में थी, वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी। तांत्रिक बार बार अनाया को कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए उसका हाथ मत छोड़ना। और अनाया ऐसे पूरी तरीके से उसने आंखें बंद कर लिया, खुद की बॉडी को ऐसे बहुत टाइट ऐसे कर दिया है, मतलब उसको जलन हो रही है और वो रिएक्ट भी नहीं कर पा रही, भाग नहीं पा रही, कुछ लगा नहीं पा रही हाथों में। तो उसने पूरी बॉडी का ऐसे टाइट पकड़ा हुआ है उस धीरज की बॉडी को भी, और बस ऐसे आंख बंद करके हाँ की तरफ गर्दन हिलाई जा रही है। वहीं धीरज अब अनाया को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। कभी इतना भयानक रूप रख लेता है और कभी एकदम लाचार बन जाता है। अनाया से बार बार बोलता है कि प्लीज़ अनाया मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे जो अंदर है वो मुझे मार डालेगा, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। वो कॉन्टिन्यूसली अनाया को मैनिपुलेट कर रहा था, बट अनाया ने अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर दिया और वो कोशिश कर रही है कि उसे कुछ सुनाई ना दे। वो बस धीरज का हाथ जोर से पकड़ के बैठी हुई है। वो बोले जा रहा है, धीरज रोए जा रहा है, धीरज उसे चिल्लाए जा रहा है, उसे गालियाँ दिए जा रहा है, बट अनाया कोई रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद थोड़ी देर में ही धीरे से पूरी हवा में एक गंदी सी बदबू फैल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू किसी सड़े मांस की थी। वहाँ पे मौजूद सारे लोग अपना नाक ढक लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आपके घर में कोई चूहा मरा पड़ा हो तो कैसी बदबू आ जाती है, सेम वैसी बदबू उन सबके नाक तक आ रही थी। धीरे धीरे करके जो धीरज अभी तक चिल्लाया जा रहा था, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, वो शांत हो जाता है। और एक टाइम आता है जब पूरे गाँव में पिन ड्रॉप साइलेंस था। आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ वहाँ पर उस तांत्रिक की जो इन सबको ठीक करने के लिए आया था। वो तांत्रिक इन सबको बोलता है कि पूरे गांव वाले जाओ, उस मंदिर के पीछे एक अजीब सा कुछ होता है, मतलब एक बोरी सी होती है, छोटी सी बोरी का ऐसा टुकड़ा होता है, उसके अंदर उन्होंने कुछ तो डाला होता है। तांत्रिक ने बताया नहीं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन बोलते हैं कि मंदिर के पीछे जाओ और वहाँ पर जहाँ पर ये सब हुआ था, जहाँ से इस सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर इस चीज़ को गाड़ के आ जाओ। और ऐसा ही होता है। गांव के जितने भी मर्द होते हैं वो उस टुकड़े को लेते हैं, मंदिर के पीछे जाकर गाड़ देते हैं। जैसे वो वहाँ ये सब गाड़ते हैं, यहाँ धीरज बेहोश हो जाता है। अनाया उसे उठाने की कोशिश कर रही है। बाकी जो औरतें हैं वो थोड़ी डर भी गई हैं कि क्या हुआ, ये मर तो नहीं गया, सब कुछ ठीक है ना। और तांत्रिक बोलते हैं कि तुम कोई भी टेंशन मत लो, 1 घंटे में ये वापस आ जाएगा, इसकी हेल्थ को कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है। लेकिन इसको मेक श्योर करना कि कुछ भी बात तुम ना बताओ, मतलब अभी मत बताना, बाद में बता देना, अभी कुछ भी चीज़ें ऐसी बोलनी नहीं है, तो उस चीज़ का जिक्र ही नहीं करना है इसके सामने। और ऐसे ही होता है। 1-1.5 घंटे बाद धीरज होश में आता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, ये वो सब बोलते हैं तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तुम रात को वहाँ पर थे, बेहोश हो गए, अगले दिन गए, तुम हमें मिले, अब तुम यहाँ हो हमारे साथ। कोई उसे कुछ नहीं बताता कि तुम्हारे अंदर कोई और आ चुका था, उसने ये सारी चीज़ें करी, या बोल, मतलब काइंड ऑफ ऐसा हो गया था कि इस पूरे गांव में उस तांत्रिक का नाम ही नहीं लेना है, उसका जिक्र ही नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ करोगे तो शायद अभी गया वापस भी आ सकता है। तो ऐसा था। इसके बाद अनाया और धीरज वहाँ से गांव से वापस आ जाते हैं। मतलब 3 दिन बाद तो इनका तीसरा दोस्त भी आने वाला था, बट ये उससे पहले ही अपने घर वापस जब घर पहुँच जाते हैं, उसके करीबन 1-2 महीने बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब क्या होता है ना, ऐसा आपके साथ भी होता हो कि आपको कुछ हॉन्टेड आपने अभी देखा है या आपके साथ हुआ है, तो अभी 2-3 दिन तक तो वो आपके दिमाग में चलता है। आप हर चीज़ करते हो जो नहीं करनी चाहिए, चिकन नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते, भगवान को पूजते रहते हो, है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं, आप वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाते हो, आप सब कुछ वो करने लग जाते हो जो पहले करते थे। और ऐसे ही अनाया और धीरज के अंदर से भी वो डर जो था, वो उस तांत्रिक का, उस शापित मंदिर का, वो सब चला जाता है। और करीबन 2-3 महीने बाद अनाया धीरज को सब कुछ बताती है कि कैसे तू पोजेस्ड हुआ था, कैसे तेरे को सब लाया गया था, वहाँ से दूसरे तांत्रिक को बुलाया गया था और उन्होंने तेरे को ठीक करा। धीरज तो मानो आज भी ये सारी चीज़ें नहीं मानता, मतलब वो नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ था। वो पहली वाली स्टोरी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं वहाँ गया, मैं बेहोश हो गया, उसके बाद लोग मुझे यहाँ लेकर आए, मैं होश में आया और सब कुछ ठीक है। वो मानता ही नहीं कि ये जो मीनवाइल जब वो अपने होश में नहीं था, उसे कुछ याद नहीं है, तब उसने सारी चीज़ें करी, या उसके साथ जो दूसरे तांत्रिक थे उन्होंने रिचुअल परफॉर्म करा। धीरज आज तक इस चीज़ को नहीं मानता है, पर स्टिल धीरज ने हमारे साथ ही ये पूरी स्टोरी शेयर करी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ, वो आज भी इस कन्फ्यूज़न में, और वो लोगों के कमेंट्स में देखना चाहता है कि लोगों का क्या कहना है, क्या ये सच में सच है या फिर बस एक मन गढ़ंत कहानी जो उसको अनाया ने बस उसका बेवकूफ़ बनाने के लिए बताई है। तो ये थी धीरज की स्टोरी। ये एक ऐसी कहानी थी जहाँ बताने वाला खुद कन्फ्यूज्ड है कि ये सच नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच्ची कहानी है या फिर एक मन गढ़ंत कहानी? जो भी है आप कमेंट में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।